Hello guys, I am Shashank from Kaushalya Academy. Let's start इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 में हम लोग बहुत सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, हमने कंडक्टिविटी, हम कुछ बेसिक जो चीज़ें थी उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। बेसिक चीज़ों में आपको मैं बता दूं कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी थी जो आपको याद भी होगा। जैसे कंडक्टेंस हमने लिखा था, ठीक है, कंडक्टेंस लिखा था, मोलर कंडक्टिविटी देखे थे अपन, मोलर कंडक्टिविटी देखे थे। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में ये जो सेकंड है, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करे थे। जैसे रेजिस्टिविटी हो गया, है ना, कंडक्टिविटी हो गया, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा करी थी, है ना। हमने देखा था कि वो कैसे कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और कैसे कैसे इनका डेफिनेशन आता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा करी थी। आज के लेक्चर में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चर्चा करेंगे कि जैसे इनका डाइल्यूशन होता है तो ये जो चीज़ें होती हैं इनमें क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि आप जब तक इनके बीच में इंटर रिलेशन नहीं निकालोगे, तब तक ये सारी चीज़ें यूजलेस हो जाती है, ठीक है। तो इसको यूजफुल बनाते हैं। फर्स्ट देखते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कंडक्टिविटी को कौन से फैक्टर इंक्रीज कर सकता है या फिर कौन से फैक्टर्स जो है वो डिक्रीज कर सकता है, इनके बारे में बहुत बेसिक चर्चाएं करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग देखते हैं इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन से कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है। सिंपल सा चीज देखिए, एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं कि ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है, ठीक है। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है। इस इलेक्ट्रोलाइट में मान के चलो, इसमें हमको ये नहीं पता है कि ये कौन से टाइप की इलेक्ट्रोलाइट है। हो सकता है ये स्ट्रॉन्ग टाइप के भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है ये वीक टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हो। लेकिन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि हम जहां तक इसमें बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे मान के चलो कि यहां पे आपका A+ और B- के फॉर्म में आपके पास इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है, ठीक है। अगर A+ और B- के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम अगर होता है ना, इनकी दूरी अगर कम होती है, जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि प्लस और माइनस के बीच में जैसे दूरी कम होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका बढ़ जाता है, क्योंकि आपका कूलम्स लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस अगर कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है, दूरी कम रहेगी। तो दैट मीन्स क्या है, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो यही चीज बोल रहा है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। If inter-ionic attraction between the solute is more, then the conductivity will be less. Obvious सी बात है, force of attraction between the इक्वल एंड अपोजिट जो आयंस है ना, मतलब पॉजिटिव, यहां पे आप बोल सकते हो कैटायन और अनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर वो ज्यादा होता है तो कंडक्टिविटी, उनके कंडक्ट होने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, कंडक्ट होने की कैपेसिटी वो डिक्रीज हो जाती है। तो कंडक्ट होने की कैपेसिटी डिक्रीज होने का मेन रीजन हो जाता है कि इनका पास होना, ठीक है। तो इनकी कंडक्टिविटी को अपन बढ़ा कैसे सकते हैं, है ना, इनकी कंडक्टिविटी को अपन बढ़ाएंगे कैसे इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, उसको हम लोग डाइल्यूशन वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर है कि इनके बीच में इंटर आयोनिक जो अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा अगर होगा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, तो ज्यादा होगा तो यहां पे आपकी जो कंडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट आपके पास पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट का क्या मतलब है, जैसे आपका कोई भी सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कैसे बनता है, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा आपका सॉल्वेंट वाला पोर्शन होता है। इज दैट क्लियर, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाला पोर्शन। अब देखिए बेटा कि इफ द सॉल्वेंट इज ग्रेटर पोलराइज्ड, है ना, इफ द सॉल्वेंट इज ग्रेटर पोलराइज्ड देन द आयोनाइजेशन एंड कंडक्टिविटी विल बी मोर। अगर सॉल्वेंट ही ज्यादा पोलराइज होगा, सॉल्वेंट किसको बोला जाता है, जो मोर अमाउंट में हो, है ना। अब यहां पे आपका सॉल्यूट प्रेजेंट था जो A+ और B- हो, ठीक है। अब ये जो सॉल्वेंट है, जो भी सॉल्वेंट यहां पे है, अगर इसका जो ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन होगा,
ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन अगर होता है, मतलब ये जल्दी से पोलराइज हो जाएगा, दैट मीन्स क्या है, जैसे मान के चलो ये भी A प्लस और B माइनस के फॉर्म है, तो इनका जो पोलैरिटी है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव की जो पोलैरिटी है, अगर ये ज्यादा होता है, सॉल्वेंट इज ग्रेटर पोलराइज देन द आयोनाइजेशन एंड कंडक्टिविटी विल बी मोर, तो फर्स्ट फैक्टर हमने देखा था कि उनके बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा हो जाएगा तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इस पॉइंट को आप देखिएगा बेटा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है आपके पास, ये तो सॉल्यूट की मैं बात कर रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे लिखा हुआ है कि सॉल्यूट लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे आपके पास सॉल्वेंट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो सॉल्वेंट अगर ज्यादा पोलराइज्ड है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे जो पोलर पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, मान के चलो दिस इज द कैटायन है आपके पास, और ये A माइनस आपके पास एनायन है, ठीक है। अगर इनका जो सॉल्वेंट है, इनका पोलराइजेशन ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव, इसको नेगेटिव पॉजिटिव ले लो, ऐसे करके है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने की कोशिश करेगा, अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, है ना, कि ये आपका सॉल्यूट का पोर्शन था, इस सॉल्यूट के पोर्शन को इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल है किसका, सॉल्वेंट का, वो खींचने का कोशिश करेगा, और खींचने का कोशिश करेगा तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल डिक्रीजेस, एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, एंड यहां पे आयोनाइजेशन का क्या मतलब है, आयोनाइजेशन का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, ठीक है। तो वहां पे जो बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए सॉल्वेंट का पोलराइजेशन या फिर पोलराइज्ड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये दो इंटर रिलेटेड कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, किसके लिए, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं। तो पहली फैक्टर के बारे में हमने बात करा, पहली फैक्टर था इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल, एंड द सेकंड वन इज व्हाट, आपका पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, पोलराइजेशन या फिर पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, इफ पोलराइजेशन एंड पोलैरिटी इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंड कंडक्टिविटी विल बी मोर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आपका मीडियम थिक होता है ना, अगर आपका मीडियम थिक होता है, मीडियम दैट मीन्स ये सॉल्वेंट की बात कर रहा है, अगर आपका मीडियम अगर थिक होता है तो वहां पे जो फ्लो नेचर है, फ्लोइंग नेचर है, फ्लोइंग ईज टू फ्लो बोल सकते हो, ईज टू फ्लो जो है, ईज टू फ्लो डिक्रीजेस बिकॉज वो थिक है, बहुत ज्यादा थिक है, वहां पे आयंस इजिली मूव नहीं कर सकते। जब इजिली मूव नहीं कर सकते तो ये जो बेसिक सी जो चीज है, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, बाय इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ मीडियम द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये तो आप समझते हो ठीक है। तो ईज टू फ्लो क्या हो जाता है, उसका लेस हो जाता है when viscosity of the substance या फिर viscosity of the solvent increases, ठीक है, सॉल्वेंट की जब विस्कोसिटी इंक्रीज करती है। तो मेन जो चीज थी, ये फैक्टर नंबर आपका 3 है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कौन से ऐसे मेजर फैक्टर्स थे जो उसकी कंडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किसके, इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये बेसिक चीज है जिसको आप सिलसिलेवार समझिए और लिखते चलिए। जब आप इसको नोट करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये कैसे, बेटा सोचने की कोशिश कीजिए इसको, है ना, खुद भी सोचिए इसको कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, हम जो बात कर रहे हैं, हम आयन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है। और आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे आप सैंपल पेपर देखोगे, चाहे कुछ भी देखोगे, जो भी क्वेश्चन देखोगे, वो पहले के जो 2 पॉइंट बताया हूं बेटा, वहां से क्वेश्चन आपको लॉजिकली पूछा जाता है, ठीक है। तो उस चीज का याद रखे रहिएगा। ये है आपका पॉइंट नंबर 4 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड नंबर ऑफ टाइम्स इससे रिलेटेड चीज, इससे रिलेटेड, इसको रिलेट करके या फिर इसको बीच में डाल के एम्स, आपके नीट या फिर एम्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिएगा,
मेन क्या होता है, जैसे भाई साहब आपके पास ना ऐसे करके कंटेनर रखा हुआ है, इस कंटेनर में आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है। लेट्स से कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब ब्रेक डाउन होता है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, जब ये इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, A+ और B- में ब्रेक डाउन होगा। इज दैट क्लियर? यहां तक तो जानते हो, ठीक है। अगर ये चीज समझ में नहीं आता है तो इसको अपन इक्विलिब्रियम में भी बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है। आपको जो बच्चे रिपीटर है उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जो बच्चे फ्रेशर है उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, मेरे कहने का मतलब सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट जब ब्रेक डाउन हुआ तो A+ और B- में हुआ, ठीक है। जब मान के चलो आपने यहां पे कुछ टेम्परेचर दिया, कुछ हीट प्रोवाइड किया, इस सिस्टम को कुछ हीट प्रोवाइड किया, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, आयंस है, आयंस जब हीट गेन करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। आयंस जब हीट गेन करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज होगी सर? जब आयन एनर्जी गेन करेगा तो उसको उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, तो वो जब एनर्जी गेन कर लेता है, जब आपके पास ही ज्यादा एनर्जी आ जाती है तो आप इधर उधर मूव करने की कोशिश करते हो। जब आप भूखे रहते हो तो आप चुपचाप एक कोने में बैठे रहते हो। लाइकवाइज जब आयन के पास एनर्जी आ जाएगी तो वो मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स जब मूवमेंट हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन इंक्रीजेस एंड द टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस डिक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, रैंडम मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो रैंडम मोशन स्टार्ट होने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन जो फोर्स है वो वीक होने लगेंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके जब डिक्रीजेस तो विस्कोसिटी ऑफ मीडियम ऑल्सो डिक्रीजेस, viscosity of medium also decreases. So temperature plays important role electrolytic solution in increased conductivity, ठीक है। इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, ठीक है। बिकॉज आपके जो आयंस है वो एनर्जी गेन करेंगे, आयंस एनर्जी गेन करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इक्वल एंड अपोजिट मॉलिक्यूल, और यू कैन से दैट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस डिक्रीजेस, ड्यू टू विच कंडक्टिविटी इंक्रीजेस फाइनली, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत समझ में आई होगी, नीट का पॉइंट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखे रहिए बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत वाइड कंसेप्ट है, ठीक है। फिफ्थ कैटेगरी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है ना। इस कंसेप्ट के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। डाइल्यूशन, इसका मीनिंग क्या है बेटा? डाइल्यूट करना किसी चीज को, डाइल्यूट करना मतलब एडिशन ऑफ H2O। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एडिशन ऑफ H2O। सर किसमें आप ऐड कर रहे हो? मान के चलिए आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आप क्या ऐड कर रहे हो? H2O ऐड कर रहे हो। तो H2O ऐड करोगे तो डाइल्यूट हो जाएगा। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा हमको? डाइल्यूट हो जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो डाइल्यूट होने से सुनना ध्यान से, डाइल्यूट होने से जो आपका आयंस था, जिसको मैंने आपको बताया था कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जब आप इसमें H2O ऐड करोगे तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्वांटिटी बढ़ जाने से इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन और एनायन डिक्रीजेस, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन डिक्रीजेस, सो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ऑन डाइल्यूशन जब आप चीजों को डाइल्यूट करते हो तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो आयन के बीच में, दैट डिक्रीजेस, सो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, ठीक है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। तो ये बात दो चीजों में होती है, वो चीज मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ऑफ द सॉल्यूशन and the conductivity is increases due to increase in the number of ions। ऑब्वियस सी बात है, जब यहां पे आयंस होंगे, ठीक है, इनिशियल स्टेट में आयंस यहां पे फ्री नहीं होंगे। आफ्टर डाइल्यूशन आयंस विल बी फ्री टू मूव हियर एंड देयर। जब फ्री टू मूव हियर एंड देयर, दैट मीन्स इट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। सो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, सो कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। मेन चीज होता है यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर देखिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस
स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसको बोला जाता है? कप्पा को। किसको बोला जाता है? कप्पा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी पे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए आप, ठीक है। मैं समझाता हूं आपको, डाइल्यूशन तो समझ में आया होगा, ठीक है। इसको देखिए ध्यान से कि अगर ये आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या फिर कप्पा बोल सकते हो, तो इसका मीनिंग क्या होता है? कल मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि ये क्या होता है? कंडक्टेंस। ध्यान से सुनिएगा, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस पर ml सॉल्यूशन। पर ml सॉल्यूशन में कंडक्टेंस जो होता है उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, पर ml सॉल्यूशन में। आप एक छोटे से एग्जांपल के जरिए समझिए बेटा इसको, कि अगर आपके पास ऐसा कुछ है सिस्टम, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। यहां पे आपके पास आयन है और ये पर ml बोल रहा है, तो यहां जो क्वांटिटी मैं डालूंगा इतना तक 1 ml है, ठीक है। मान के चलो कि आपके 1 ml में ऑलवेज ये ध्यान रखना कि कप्पा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन 1 ml, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन 1 ml, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन 1 ml, ठीक है। ऐसे करके, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या बनता है? सर आपने तो ऐसा नहीं बताया, तो मैंने ऐसा तो बताया था आपको, कप्पा इक्वस टू कंडक्टेंस इंटू वी ml, ऐसे करके इसका लिखे थे, अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो, ठीक है। ऐसे करके इसका लिखे थे, है ना। तो यहां पे देखिए, अगर इस 1 ml में 4 आयन है आपके पास, कितने आयन है? 4 आयंस है, ठीक है। दैट मीन्स कप्पा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4 आयंस। मान के चलो 4 ठो आयन है, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4 आयंस। अब क्या हुआ कि इसको अपन डाइल्यूट किए, वही तो लिखा हुआ है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, एक एक चीज को आप फील करके पढ़िए बेटा। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जब आप इसमें H2O डाले या फिर कोई सा भी इसको डाइल्यूट करने के लिए इसमें मटेरियल डाले, तो डाइल्यूट करने के लिए मटेरियल डाले, तो इसमें जब पर ml जो आयंस थे वो 4 थे, जब आपने डाला तो ये हो गया, मान के चलो 2 ml हो गया। कितना हो गया? 2 ml हो गया। बट स्टिल नंबर ऑफ आयंस उसमें कितने हैं? फिक्स्ड हैं। कितने हैं? नंबर ऑफ आयंस उसमें अभी भी 4 है। पर ml कितना था? पर ml आपका 4 आयंस था। अब आफ्टर डाइल्यूशन अगर आप देखोगे तो कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपका 4/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ml है, पर ml वाला कंसेप्ट है, मतलब ये हो गया आपका 2। दैट मीन्स आप नंबर के हिसाब से देख रहे होगे तो हर 1 ml में, जब ये 1 ml था तो 4 आयन थे इसके पास, जब 2 ml हुआ तो इसके पास 2 आयंस हो गए। दैट मीन्स कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। पहले इसके पास 4 थे, अब इसके पास 2 हो गए। तो वही चीज लिखा हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हो तो उनका जब डाइल्यूशन इंक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी, उसकी जो कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और यू कैन से दैट कंडक्टिविटी डिक्रीजेस of the solution due to the presence of number of ions in 1 centimeter cube. 1 centimeter cube of the solution decreases. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट को एम्स के रीजनिंग में पूछ दिया गया था, ठीक है। रीजनिंग में एजर्सन रीजन वाला बेस्ड जो क्वेश्चन था उसमें डाल के पूछा गया था। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो फर्स्ट डिपेंडेंसी हमने क्या देखा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे इसकी डिपेंडेंसी देखी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस में अगर मैं कप्पा की वैल्यू, यहां पे सिंबल नहीं लिखा लेकिन मैं यहां पे सिंबल लिख रहा हूं, ठीक है, तो आप सिंबल लिखिएगा, नोट कीजिएगा, इस टाइप के एग्जाम्पल को आप लिखिए और समझिए, और इसको बहुत अच्छे से नोट कीजिए बेटा, क्योंकि ये छोटी मगर मोटी बातों में आता है, क्योंकि ये वाली जो चीज है ये स्पेशली बच्चे इसको स्किप करते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनता है। देखिए कितना इजी चीज है ना, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है ये, ठीक है। आपको समझना है और इसको लिखना है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाना है। आगे देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले भाई साहब आप इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी के जो डेफिनेशन में बताया था उसको आप रिकॉल कीजिए। इक्विवेलेंट मतलब
ये वाला था, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी मतलब ये वाला था, ठीक है। इक्विवेलेंट इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, जब आप डाइल्यूट करते हो किसी चीज को, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट को जब आप डाइल्यूट करते हो तो ये इक्विवेलेंट का है, ये मोलर का है, ठीक है। इक्विवेलेंट में क्या आता था, इक्विवेलेंट में आपका नॉर्मेलिटी आएगा और इसमें आता है आपका मोलैरिटी। क्या होता था फॉर्मूला, K इंटू 1000 अपॉन m। बात यहीं से साफ हो जानी बेटा, बात यहीं से साफ हो जानी है। अगर आप डाइल्यूट करते हो, अगर आप चीजों को डाइल्यूट करते हो तो डाइल्यूट करने से कंडक्टिविटी क्या होती है, डाइल्यूट करने से कंडक्टिविटी क्या होती है, डाइल्यूट करने से पर ml आयंस जो होते हैं या फिर पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है नंबर ऑफ आयंस, वो डिक्रीज हो जाता है। जब ये डिक्रीज होगा तो ये तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन ड्यू टू द फैक्ट दैट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। तो देखिए यहां पे ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई होता ही होता है, लेकिन मोलारिटी की जो वैल्यू है यहां पे m की जो वैल्यू है उसमें इफेक्ट पड़ता है, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मोलारिटी एक्चुअल में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। देखिए ध्यान से देखिए, सर यहां तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, फिर भी आप हमको ये मोलारिटी से कर रहे हो। तो इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, मोलर कंडक्टिविटी पे ज्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि हम मोलारिटी वाली फैक्टर को यहां पे लेके चलेंगे तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब आप किसी चीज को डाइल्यूट करोगे तो ये मोलारिटी है ना, मोलारिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो तो डिक्रीज हो जाएगा। जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बोल रहा है फैक्ट दैट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। तो होपफुली आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ईच एंड एवरी पॉइंट को आप इंटरलिंक करते चलिए बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है, ठीक है। डाइल्यूशन का जो कंसेप्ट है ये बहुत ज्यादा आपको यूज पड़ता है। अगर इसको थोड़ा सा मैं और बताऊं तो आपको पता होगा, अगर आप 11th वाले हो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, ठीक है। अगर आप रिपीटर हो तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे मान के चलो आपके पास दो एग्जांपल देता हूं मैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का देता हूं और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का देता हूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और एक देता हूं मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें अल्फा की वैल्यू 1 होती है। अल्फा की वैल्यू 1 का मतलब होता है ये 100% डिसोशिएट होता है। इसमें अल्फा की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू द 5% होता है, दैट मीन्स यू कैन से दैट 0.05% इतना आयोनाइज होता है या फिर इतना ही डिसोशिएट होता है, इतना ही ये डिसोशिएट हो पाता है, इतना ही टूट पाता है। अगर देखिए कि ये जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है इसके डाइल्यूशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजें अपन आगे देखेंगे। मैं थोड़ा सा बस बता रहा हूं आपको, क्योंकि यहां पे आयोनाइजेशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की जो वैल्यू है ये इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, ठीक है। अल्फा की वैल्यू जब इंक्रीज होगी, क्यों अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि अल्फा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टिविटी के, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, ऐसे करके। तो ये वाला रिलेशन तो आप यहां पे लिखोगे, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये वाला चीज आप पहले नोट करके रखिए, फिर मैं इसको आगे भी बताऊंगा आपको कि कैसे इनका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट देखिए कि व्हेन द होल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैज आयोनाइज्ड, है ना, इसीलिए मैंने पीछे बताया था आपको अल्फा की वैल्यू 1। व्हेन होल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज आयोनाइज्ड, फर्दर एडिशन ऑफ वाटर ब्रिंग अ स्मॉल चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस। दिस स्टेज इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट मीन्स यू कैन से दैट, ऐसा, ठीक है। मैंने अल्फा से रिलेट करके इसको लिखा था, इसको और भी मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। पहले ये समझो कि जब आप होल इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज है, देखो इसको छोटे से एग्जांपल से समझो कि मान के चलो आपके पास ना यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है, ये करके इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है। इस इलेक्ट्रोलाइट में आपने पानी मिलाया,
पानी मिलाया तो मान के चलो जब आपने 1 लीटर पानी मिलाया है तो ये सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, तो ये मान के चलो 5% डिसोशिएट हुआ है, मान के चलो 1% डिसोशिएट हुआ है, ठीक है। मतलब इसके जो आयंस थे वो 1% आयन बस उसके फ्री हो पाए। आपने और फर्दर डाइल्यूशन किया, इसके सिर्फ 2% आयोनाइज हो पाए। आपने एक बार और डाइल्यूशन किया, इसमें सिर्फ 3% इसके जो आयन है आउट ऑफ 100%, सिर्फ 3% आयन इसके फ्री हो पाए। आपने और डाइल्यूशन किया, जब आपने और डाइल्यूशन किया तो ये और भी डाइल्यूशन करके देखे तो ये हो गया आपके ओनली 5% तक आयोनाइज हुआ। इसके बाद ये आयोनाइजेशन नहीं शो कर रहा है जितना भी आप डाल लो। ये बात तो मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए करा। अगर यही बात मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए करता तो क्या होता, देखो कि यहां पे आपका आयंस रखा हुआ है, ठीक है, ये आयंस रखा हुआ है, इस आयन में आपने डाइल्यूशन किया। अब भैया जब डाइल्यूशन किए तो ये 20% हुआ पहले में, थोड़ा और पानी डाले तो ये 50% हो गया, थोड़ा और पानी डाले तो ये आपका 100% अचीव कर लिया, 100% डाइल्यूशन हो गया। जब 100% डाइल्यूशन हो गया तो इसी चीज को ये बता रहा है व्हेन होल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट इज, when whole of electrolyte has ionized, that means it is a strong electrolyte, that means what, अल्फा की वैल्यू बेटा 1 हो जाएगा, और अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फर्दर एडिशन ऑफ वाटर ब्रिंग अ स्मॉल चेंज, वेरी माइन्यूट चेंज लेके आएगा। द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस, पर बहुत छोटा सा स्मॉल चेंज लेके आएगा। दैट मीन्स अब ये मोलर कंडक्टेंस जो कि डाइल्यूशन पे डाइल्यूशन आप कर रहे हो, दैट इज चेंजिंग इनटू द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बिकॉज ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ऑन फर्दर एडिशन ऑफ एक्वस सब्सटेंस या फिर वाटर मॉलिक्यूल, यू कैन से दैट अब ये 100% जो चीज डिसोसिएट हो चुका है वो और डिसोसिएट नहीं होगा इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वही चीज यहां पे बताया है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन कब होगा, उसमें जब स्मॉल चेंजेस आएंगे, जब आप फर्दर डाइल्यूट करोगे तब। दूसरा देखो, द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, है ना, मतलब ये रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। 3 सिंबल बताया मैं, है ना, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन का, ये मोलर कंडक्टिविटी है और ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करके मैंने कल क्वेश्चन आपको बताया है, ठीक है, नेक्स्ट पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। एट एनी डाइल्यूशन to equivalent conductivity at infinite dilution is called conductivity ratio or the degree of dissociation। इसी चीज को मैं बताया था अभी पीछे कि आपको मैं बताऊंगा कि अल्फा की वैल्यू दैट मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट जो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट क्या है, द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन टू द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, टू द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दैट मींस ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट डाइल्यूशन अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये आपका फॉर्मूला बनता है बेटा जब आप डाइल्यूशन करते हो तो, ठीक है। तो एकदम सिंपल सी बात है, नोट कर लीजिए। तो बेटा आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे चलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं आपको, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डी बाई हकल ओसेंजर जो इक्वेशन है वो डायरेक्ट आपको पूछ दिया जाता है। तो डी बाई हकल ओसेंजर जो इक्वेशन है वो ये है कि आपका मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू द इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी रूट ओवर ऑफ सी, दैट मीन्स रूट ओवर ऑफ सी इज कॉन्सेंट्रेशन, और ये है आपका कांस्टेंट, है ना, ये है आपका कांस्टेंट। तो यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस दैट मीन्स अपन इसकी बात करते हैं, इसको जब निकालेंगे, कब निकालेंगे, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी हम अगर किसी चीज को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देते हैं तब भी अपन मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी
रूट ओवर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, रूट ओवर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे करके ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को डायरेक्ट नीट में पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप याद रखे रहिएगा, डोंट वरी, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वेयर मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी, है ना, ये जो है रिप्रेजेंटेशन आपका मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन सी है, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। बी इज अ कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज सेम फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की इसकी वैल्यू सेम होती है। लास्ट चीज जब अपन देखे थे तो क्या देखे थे, अल्फा जो था वो आपका इक्विवेलेंट के और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे था। रेशियो ऑफ अल्फा जो था इसका, अल्फा इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपॉन द इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कंडक्टेंस, ये करना था आपका, ठीक है। और सिंपल सी वे में अगर आपको देखोगे तो ये कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। सिंपल है, ये बहुत सारे जगह पे आपको ऐसा लिखा मिलेगा और बहुत सारे जगह पे ऐसा लिखा मिलेगा, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी इक्वेशन है, ठीक है। तो आप डी बाई हकल ऑन-सेजर इक्वेशन को याद रखे रहिएगा। दिस इज द डी बाई हकल ऑन-सेजर इक्वेशन ऑफ कैलकुलेशन या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कि ये डिटर्मिनेशन जब अपन मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में करते हैं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन और डी बाई हकल ऑन-सेजर इक्वेशन, इस वाले ग्राफ से अपन क्या समझते हैं। बहुत ही सिंपल वे में सुनिएगा बेटा, बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये वाला ग्राफ, कि कभी इस ग्राफ का आपको मीनिंग पूछ दे तो आपको आना चाहिए। ये है आपका मोलर कंडक्टेंस, क्या है ये आपका मोलर कंडक्टेंस, क्या बता रहा है आपको, मोलर कंडक्टेंस। और ये बता रहा है आपको, ये बता रहा है रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे दो टाइप की चीज दी हुई है, इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया है ना। कंसेप्ट को समझिएगा, इस ग्राफ को समझ गए तो बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा। यहां पे KCl लिखा हुआ है, दिस KCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी कौन सा टाइप है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। जब देखिए एक सिंपल सी चीज, यहीं से स्टार्ट करूंगा मैं चीजों को, ठीक है। ये तो दिख रहा होगा आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इस चीज से तो आप भली भांति परिचित हैं। इसको क्या बोला जाता है आपका, एसिटिक एसिड, जो कि वीक एसिड है। अब देखिएगा ध्यान से कि अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है ना, KCl कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, 0 से अगर कंपेयर करेंगे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो बहुत कम है। मोलर जो कंडक्टिविटी है बहुत कम है। सुनिएगा ध्यान से, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं उसी को मैं आपको ग्राफ के जरिए समझा रहा हूं। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, दैट मीन्स इसमें भर भर के A+ और B- आयंस होंगे, बहुत ज्यादा इसमें A+ और B- आयंस होंगे जब इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है का क्या मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ आयंस की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, सिंपल सी बात है। तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वो मूव नहीं कर पाएगा। जब वो मूव नहीं कर पाएगा तो उसकी जो मोलर कंडक्टेंस है या फिर मोलर कंडक्टिविटी बोल सकते हो, वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। फिर आपने क्या किया, ये सेकंड पोजीशन पे आया। सेकंड पोजीशन पे आया मतलब इसको आपने थोड़ा सा डाइल्यूट किया बेटा, तो क्या हो गया, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो गया। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास मान के चलो ये 1 ml में रहा होगा, ऐसे करके देखते हो तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव 1 ml में रहा होगा, आपने यहाँ पे एक और 1 ml डाल दिया तो 2 ml में 2 आयन हो गए, तो दोनों आयन ज्यादा फ्री हो गए ना, तो ज्यादा फ्री हो गए तो इसकी कंडक्टिविटी देखो थोड़ी इंक्रीज कर गई, ठीक है। फिर आपने फिर से ऐड किया तो फिर इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, फिर आपने ऐड किया फिर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। तो यहां पे जो मोलर जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होते जा रहा है, और यहां पे अगर आप देखते जाओगे तो इसका जो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होते जाएगा।
जैसे जैसे इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है वो कम होते जाएगा। एक समय ऐसे आएगा कि ये यहां पे जाके पूरा का पूरा इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जीरो हो जाएगा। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा, तो ये आपका इसका जो मोलर कंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो एकदम हाई पिक पोजीशन पे चली जाएगी। देखिए एकदम पिक पोजीशन पे चली गई। जब ये एकदम पिक पोजीशन पे चली गई, इसके बाद ये आगे नहीं जा सकती है, इसके बाद ये आगे नहीं जा सकती है, तो इसी को बोला जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, लिमिट हो गया बेटा, जीरो हो गया, कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गया। लेकिन यहां पे आप एक चीज ध्यान दे सकते हो, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये लिखा था, ये आपका अल्फा इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपॉन इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी लिखा था। तो ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखा था। तो आपका जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो इनफाइनाइट के इक्वल हो जाएगा अगर आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, या फिर यू कैन से दैट इट इज अ मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट इज अ मोलर कंडक्टिविटी, है ना, मोलर कंडक्टिविटी। इफ दिस मोलर कंडक्टिविटी इज इक्विवेलेंट टू योर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हियर इज नथिंग बट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर यहां पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू अगर आपकी सेम हो गई, दैट मींस अल्फा की वैल्यू यहां पे आपको जो मिलने वाली है ये है आपकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू 1। जब दोनों कटेगा तो ये चीज प्रूफ हो गया कि ये 100% डिसोसिएट हो जाता है कोई भी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का। ठीक है, यहां तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए। आप इस चीज को समझिए कि ऑन डाइल्यूशन अगर अपन इसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो एक केस ऐसा आएगा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विल चेंज इनटू इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एंड दैट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन और इन मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution upon the molar conductivity at infinite dilution equal to 1, that means अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, that is डिसोसिएशन इसकी 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, क्योंकि ये KCl है और KCl आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। सेकेंड चीज देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसी में समझाएंगे अपन। सेकेंड देखते हैं, ये है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड, ठीक है, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है जो कि आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है यहां पे प्रेजेंट है अभी। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन यहां पे है तो इसका देखिए वैल्यू, देखिए मोलर कंडक्टिविटी का जो वैल्यू, देखिए मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा कम है बेटा। फिर आपने इसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, एकदम थोड़ा सा माइन्यूट सा फर्क पड़ा है, ठीक है। फिर आपको इसने डाइल्यूट किया, फिर आपने इसको डाइल्यूट किया, फिर एकदम माइन्यूट सा फर्क पड़ा, फिर डाइल्यूट किया आपने तो एकदम माइन्यूट सा फर्क पड़ा, फिर आपने इसको डाइल्यूट किया तो एकदम माइन्यूट सा फर्क पड़ा, है ना। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन यहां पे आ गया, पहले कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा था, अब इसका कॉन्सेंट्रेशन यहां आ गया। जब आप इसको फर्दर डाइल्यूट करना चाहे, तो इसकी कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट टू वाई एक्सिस हो गई, है ना। देखो इसको टच नहीं करेगी, वो सीधा चले जाएगी। इक्विवेलेंट टू मतलब ये इसके वाई एक्सिस के क्या हो रही है, पैरेलल हो रही। दैट मींस आप इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ले जा रहे हो तो इसका जो डिसोसिएशन का वैल्यू है, दैट मींस इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, यहां तक कॉन्सेंट्रेशन ये रिटेन करके ही रख रहा है। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है वो जीरो नहीं हो रही है। जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है तो यू हैव टू कंसिडर इट एज नॉट डिसोसिएटेड पार्ट। यहां तक का जो पोर्शन है वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है, एंड यू हैव टू कंसिडर दैट कि यहां तक का जो पोर्शन डिसोसिएट नहीं हो रहा है, दैट अनडिसोसिएटेड पार्ट के कारण इसका 100% डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है, जिसको आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में लेते हो। इसीलिए आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेस देन और इक्वल टू द 5% डिसोसिएशन कंसिडर करते हो, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, मतलब वीक
इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में, चाहे वो तीनों हो, एसिड हो, बेस हो या फिर आपका सॉल्ट हो, आप उसको इसी कैटेगरी में कंसिडर करते हो और इस कैटेगरी में कंसिडर करने के कारण आप इसको लेते हो 0.05% बस, या फिर 0.05 अल्फा की वैल्यू आती है, क्योंकि इसको 5/100 करोगे तो उतना ही आएगी। मान के चलो कि इसने 5% बस डिसोसिएट किया है, बाकी लेफ्ट ओवर पार्ट तो अनडिसोसिएटेड है, इसी के कारण ये पैरेलल टू वाई एक्सिस चली जाती है। तो ये ग्राफ आपको एनसीईआरटी में, केमिस्ट्री के किसी भी टाइप की बुक में भी मिल जाएगा, तो आपको ये ग्राफ आना चाहिए, है ना। इस ग्राफ की वैल्यू समझ में आनी चाहिए। ये ग्राफ उल्टा शुरू होता है, ये ग्राफ डाइल्यूशन पे चलता है। किस पे चलता है? डाइल्यूशन पे चलता है। इस ग्राफ पे डी बाई हगल रूल लगता है। डी बाई हगल रूल ओसेंजर इक्वेशन क्या बोलता है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बी रूट ओवर ऑफ सी, उसी का ग्राफ है बेटा ये, है ना, उसी का ग्राफ है, उसी को ये फॉलो करता है। ठीक है, तो यहां तक आपको ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वाली जो बात है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का जो थ्योरी है, थ्योरेटिकल पोर्शन अभी तक तो आपने समझा। अब इसको देखो, इफ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट ओवर ऑफ कंसंट्रेशन, स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगेन एएफएमसी में पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, एएफएमसी में छोटी छोटी मगर मोटी बातों को, जितने भी रेपुटेड एग्जाम्स होते हैं वो छोटी छोटी मगर मोटी बातों को कवर करते हैं। ठीक है, फिर यहां पे देखो, ऑन एक्सट्रापोलेशन दिस लाइन टचेस मोलर कंडक्टिविटी एक्सिस, मोलर कंडक्टिविटी एक्सिस, देयरफॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट से फाउंड आउट कर सकते हो। व्हाट इज द इंटरसेप्ट? दिस पोर्शन इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, इस पोर्शन को बोला जाता है इंटरसेप्ट। तो ये बोल रहा है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ध्यान देना मैं 2-3 बार बोल रहा हूं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि ये इंटरसेप्ट है। इस इंटरसेप्ट मतलब यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, यहां से यहां तक तो मोलर कंडक्टिविटी रहेगी ही, तो यहां से यहां तक का जो होगा वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। वही बात अगर मैं इस एसिड के लिए करूं जो कि वीक एसिड है, इसके लिए अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकालने की कोशिश करूंगा तो मेरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे अभी भी लेफ्ट ओवर पार्ट है जो कि रिटेन्ड है, अनडिसोसिएटेड है। यहां पे लिख भी सकते हो बेटा, अनडिसोसिएटेड, डिसोसिएटेड पार्ट, यू कैन से दैट इट इज अ अनडिसोसिएटेड पार्ट, करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो आगे देखिए यही चीज लिखा हुआ है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट द स्लोप ऑफ कर्व इज नॉट कांस्टेंट, slope of curve is not constant, so it cannot be extrapolated to obtain limiting molar conductivity. This is a symbol of limiting molar conductivity, limiting molar conductivity at infinite dilution, is that clear? यहाँ तक बेटा आपको बातें समझ में आई होगी। भले ही थ्योरेटिकल कंसेप्ट है लेकिन बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, आपको इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि नीट के एग्जाम में एएफएमसी जैसे में सवाल कर रहे हैं तो नीट में तो ऑब्वियस सी बात है ये सब तो मिला जुला पोर्शन है। एएफएमसी, नीट और आपका एम्स, अब तो सारा एआईपीएमटी सारा एक हो गया है, तो आपको ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। और पूछने का कारण भी है यार, इस टाइप का अगर आपको नोटेशन दे दिया जाता तो ऐसे दिमाग खराब हो जाता आपका, भाई साहब किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है ये, ऐसे करके। तो इस टाइप का देना भी जरूरी है क्योंकि आपको समझ में आना भी चाहिए। उसके बाद देखते हैं कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ जो है, फिर से जब अपन पूरा डाइल्यूशन देख लिए, कंडक्टिविटी देख लिए, तो आयंस का जो कैलकुलेशन है उसको देखेंगे। दिस लॉ स्टेट्स दैट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी of any electrolyte at infinite dilution is the sum of ionic conductance of cation and anion given by the electrolyte at the infinite dilution। ठीक है, कोई भी अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हो या फिर कुछ भी करते हो
तो आपकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बेटा, वो सम होता है आयोनिक कंडक्टेंस का, जो कि कैटायन और अनायन है आपके पास, ये अनायन और कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऐसे करके होता है। कंसिडर अ सॉल्ट NaCl, है ना, फॉर एग्जांपल, क्योंकि NaCl आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और स्ट्रॉन्ग वाली चीजों का ही देखोगे, दिस लॉ स्टेट दैट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, एनी इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी कंसिडर कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिक एग्जांपल दिया वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का दिया है। इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी at infinite dilution is the sum of two terms, that is Na plus and Cl minus, ठीक है। तो ऐसे करके, तो सर पहले तो आपका इक्वेशन ऐसे करके कुछ जा रहा था, अब भैया लॉ भी तो चेंज हो गया, कोलरॉस लॉ है, अपना सिंबल चेंज कर दिया, सिंबल चेंज करके उसने ऐसा लगा दिया, सिंपल सी बात है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, कोलरॉस है, कोलरॉस ने ऐसे करके रिप्रेजेंट किया था चीज़ों को, जबकि हमने डी बाई हकल-होसेंजर इक्वेशन में इस टाइप की चीज़ों को लिया था, और जब मैंने आपको डेफिनेशन वाला पोर्शन भी पढ़ाया था तो इस टाइप की चीज़ें लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दीज टर्म्स आर नोन एज आयोनिक मोबिलिटीज ऑफ अनायन एंड कैटायन, आयोनिक मोबिलिटीज ऑफ अनायन एंड कैटायन फॉर AXBY टाइप सॉल्यूशन। कोई AXBY टाइप सॉल्यूशन है तो उसमें अगर टूटता है तो वो ऐसे टूटेगा, ठीक है। हियर C कैटायन, A अनायन एंड Z प्लस एंड Z माइनस चार्जेस ऑन कैटायन एंड अनायन रेस्पेक्टिवली, है ना। ये आपके चार्जेस के बारे में बता रहा है, सिंपल से है, कोई बड़ा भारी इक्वेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। ये याद रख रहे हो, बहुत बड़ी बात है आपका, है ना, ये याद रखो। तो कोलरॉस लॉ क्या बोल रहा है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सम ऑफ उसके कैटायन और अनायन जो होगा उसका होगा एट सम ऑफ कैटायन एंड अनायंस होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमको एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये ऐसे Na प्लस और Cl माइनस करके डिसोसिएट होंगे, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, इनके एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। आपकी जो कंडक्टिविटी है, ये जो सारे अल्फा की जो वैल्यू निकाल रहे हो आप, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हो, इनके एप्लीकेशन क्या है। टू कैलकुलेट द कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना कंडक्ट कर सकता है उसका कैलकुलेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में से एक है ये। सेकेंड, टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है कितना डिसोसिएट हो सकता है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को बोला जाता है, तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो तो भैया अल्फा आप स्ट्रॉन्ग के लिए तो कैलकुलेट करोगे नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लिए तो नोन है, चीजें नोन है, दैट मीन्स ये क्या है 100% डिसोसिएट होता है करके मानते हैं, और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, तो उसको तो अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो हम किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल में वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट करते हैं, है ना। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, वेयर ये जो सिंबल दिख रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, एंड ये जो सिंबल दिख रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये फॉर्मूला भी आपको बताया था कि ये जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये रेशियो होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको आप क्या बोलते हैं, कभी कभी ये ऐसा भी लिखा रहता है यार, तो आप धोखा मत खाना, इक्विवेलेंट है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट इक्विवेलेंट, ये किसके हिसाब से लिख देते हैं, ये कोलरॉस लॉ के हिसाब से लिख देते हैं, कोलरॉस लॉ के हिसाब से लिख देते हैं। तो थोड़ा सा आप दिक्कत मत करिएगा, है ना, कभी कभी लिख देते हैं, लोगों का क्या है, ठीक है। तो आपको समझना है, टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझाता हूँ, देखिए कि अगर आपके पास ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मान के चलिए, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है बेटा, इक्विलिब्रियम हम इसीलिए पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% डिसोसिएट हो जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो डिसोसिएट नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाली चीज़ें एक बार जाती है तो वापस नहीं आती है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट वाली चीज़ें
फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन देती है। तो ये मान के चलो ये A प्लस प्लस B माइनस में टूट गया, ठीक है। मान के चलो इसका एट टाइम t इक्वल टू 0 टाइम t इक्वल टू इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन C रहा होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 रहा होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 रहा होगा, क्योंकि एट टाइम t इनिशियली की बात है, अनडिसोशिएटेड पोर्शन है। अब टाइम t इक्वल टू मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यहां से कुछ पोर्शन निकल गया, तो कुछ पोर्शन क्या C अल्फा पोर्शन ही निकलेगा, है ना। मान के चलो ये ऑरेंज है तो ऑरेंज में से ऑरेंज ही निकलेगा ना, ऑरेंज को आपने छीला, उसका पोर्शन निकाला तो ऑरेंज ही निकलेगा, ठीक है। तो ये जब निकला तो यहाँ पे क्या बचेगा, C अल्फा और C अल्फा बचेगा, ठीक है। हमारा इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्या बोलता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। कैसे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट सर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये जो है ये आपका C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, ऐसे करके। अब इसको थोड़ा सा देखोगे आगे चल के तो क्या हो जाएगा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, C1 माइनस अल्फा, ऐसे करके। तो एक C से एक C काट दो बेटा, और आपके पास जो इक्वेशन बचेगा, है ना, देख लीजिएगा इस इक्वेशन को बड़े ध्यान से। आपके पास जो इक्वेशन बचेगा वो क्या बचेगा, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा की वैल्यू जो होती है, अल्फा की वैल्यू होती है 0.005। देखिए 1 से कितना कम है, तो हम क्या कर लेते हैं, 1 माइनस अल्फा को इक्विवेलेंट टू 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बच जाता है, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बच जाता है, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बच जाता है। अब यहां से इन लोग क्या कैलकुलेट करवाते हैं हमको, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट जब करवाएंगे, या फिर कभी डिसोसिएशन की वैल्यू करवा दिए, यहां पे लिखा है ना इफ अल्फा इक्वल टू 5% करके लिखा हुआ है, दैट मीन्स वही है कि अगर अल्फा की वैल्यू इतनी कम है तो 1 से माइनस करोगे तो बहुत ज्यादा कम वैल्यू आएगी, तो उसको 1 ही ले लो यार, क्या दिक्कत है। तो यहां से आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, K अपॉन C का रूट ओवर, ऐसे करके आप डिसोसिएशन की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस टाइप से मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, आप देखेंगे कि आपसे बन जाएगा ये कंसेप्ट। अगर आप रिपीटर हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप ये कौन सा लॉ है, ओस्टवाल्ड का लॉ है, ओस्टवाल्ड का लॉ, ठीक है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, ये भी क्या है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो कि इक्विलिब्रियम में है बेटा, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में है ना, आयोनिक इक्विलिब्रियम, यू कैन से दैट स्पेसिफिकली फॉर आयोनिक इक्विलिब्रियम। ये सारी चीजें अपन आयोनिक इक्विलिब्रियम में डिस्कस करेंगे। फिर भी मैंने बता दिया है कि आपको दिक्कत ना हो कि भैया यहां से सर आप फॉर्मूला कैसे लिख दिए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखा हूं, ये चीज तो आपको मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। नेक्स्ट देखो सॉल्युबिलिटी, थोड़ा सा इंटर रिलेटेड चीज है, KSP, ये भी आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम का पोर्शन है, आयोनिक इक्विलिब्रियम का पोर्शन है, लेकिन मैंने यहां पे थोड़ा सा आपका डाल दिया है, ठीक है। फॉर एनी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, sparingly soluble salt means the salt which is very less solubility saturated solution, ठीक है। soluble salt can be considered as infinite dilution solution, ठीक है। आपके पास ये वाला वैल्यू होता है, इसको तो जानते हो फॉर्मूला को, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। अब यहाँ पे ये वाला जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है, उसके जगह पे S पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं, सैचुरेट हो गया है करके S पुट कर देते हैं। तो सॉल्युबिलिटी देखो आपके यूज का नहीं है अभी, है ना, ठीक है, लेकिन फिर भी एज ए एक्स्ट्रा कंसेप्ट यहां पे मैं डाल दिया हूं, क्योंकि मैंने आपको ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से रिलेशन दिखाया ही है, कप्पा का, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी करके, या फिर मोलारिटी करके दिखाया हुआ, तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं आयोनिक कंडक्टेंस एंड मोबिलिटी ऑफ आयंस, दिस इज ऑल्सो नॉट यूजफुल फॉर यू, ठीक है। फिर देखिए इसके डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स लगाते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए चीज, ठीक है। एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको बड़ा मजा आएगा। तो देखिए इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.015 m CH3COH एंड इतना m NaOH आर मिक्स टुगेदर, ठीक है। पहले तो ये देखिए कि ये भैया वीक एसिड है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। What would be the molar conductivity? What would be the molar conductivity of mixture if conductivity of इतना is इतना, है ना, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, एसिड है और बेस है, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। आपका फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला क्या बोलता है मेरा, मोलर कंडक्टिविटी K इंटू 1000
अपॉन m ऐसे करके बोलता है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ये और ये मोलर में दिया हुआ है, इक्वल वॉल्यूम्स दिया हुआ है दोनों का, ठीक है। जब इक्वल वॉल्यूम्स दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, 0.015 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, ठीक है, मोलारिटी की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम्स है, सिंपल सी बात है। आर मिक्स टुगेदर व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिक्सचर, कंडक्टिविटी इतना है, कंडक्टिविटी, और यू कैन से दैट, इस वर्ड की जगह पे आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी लिख सकता था, दैट मीन्स आपको कप्पा दे रखा है, कप्पा दे रखा है तो आप डाल दोगे यहाँ पे 6.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.015 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो आपको 84 सीमेन पर सेंटीमीटर, 84 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ऐसे करके वैल्यू आएगा बेटा। तो आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए, इन सारी चीजों को राउंड ऑफ करने आना चाहिए, ठीक है। तो आप डरेंगे नहीं, इसको आप क्या लिख सकते हो, 15 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हो। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 6.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -1, और यहाँ पे 1000 है तो 1000 को इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 लिख सकते हो। तो यहाँ से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 15, और ये ऊपर चले जाएगा तो ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 12.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 15। तो इजी है, ऐसे करके आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं जो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट रहेगा आपके अल्फा निकालने पे, डिसोसिएशन निकालने पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन ब्यूटारिक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना दिया है, एंड द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इतना दिया है। मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट मींस ये वैल्यू आपका के का है, ठीक है, ये तो आप याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद द स्पेसिफिक कंडक्टेंस 0.01 है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपका है 0.01। सारा वैल्यू को आप लिख लीजिए पहले, है ना, कौन कौन सा वैल्यू दिया है, क्या बोला है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट मींस आपको अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो हमने देखा था फॉर्मूला, अल्फा इक्वल टू क्या किए थे अपन, K/C कर दिया था मैं √ऑफ डायरेक्ट, ठीक है। तो वही चीज आप लगा लो, K की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर इतना करके, ठीक है। C की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है आपको 0.01 पुट कर दिए, √ओवर किए, ठीक है। ऐसे करके आपने किसका वैल्यू निकाल लिया, अल्फा का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू जो निकाले हो, तो आपके पास ये वाला तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, कितना कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन 380 इंटू 10 टू द पावर कितना दिया है, -4 दिया है। तो आप क्या करोगे, यहां से आप मोलर कंडक्टिविटी निकालोगे, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू अल्फा इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये वाला वैल्यू आपको मिलेगा, और इस वाले वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करोगे, और यहां पे आपको निकालना है के कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या फिर आप निकाल सकते हो, इसको बोल सकते हो ओनली कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बोल सकते हो। तो इन सारी वैल्यू को लाए आप यहां पे पुट करें, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला कौन सा वाले फॉर्मूला को इधर उधर करेंगे हम लोग, कौन सा वाले फॉर्मूला को इधर उधर करेंगे, जो ये वाला फॉर्मूला था ना बेटा, जिसको मैंने पीछे बताया था, क्या पीछे बताया था, सॉरी इस वाले स्पेस में देख लो, सॉरी इसी यहीं पे देख लो, इस वाले स्पेस में, कि कंडक्टिविटी, तो ये वाला जो फॉर्मूला देखे थे अपन, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M इक्वल टू ये जो था आपका अल्फा, है ना, ये वाला जो फॉर्मूला देखे थे, इसी वाले फॉर्मूला पे रख के बनाएंगे आप इसको, तब जाके ये इसका आंसर निकलेगा, और आंसर ऐसे कैलकुलेट होगा। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे बेस्ड, और किस टाइप से चीजों को आपको एनालाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ये क्या है, सॉल्ट है, NaCl एंड HCl आर रेस्पेक्टिवली, पूरा का पूरा सारा का सारा दे रखा है इसने, है ना, इतना, ठीक है, देखना इसको ध्यान से। द मोलर कंडक्टेंस एट 0.1 कॉन्सेंट्रेशन इज इतना, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, 0.1 कॉन्सेंट्रेशन पे इतना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इतना एट 0.m कंसेंट्रेशन इज, ठीक है। सिंपल सी बात है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंसेस है, पूरा का पूरा लाइन से दिया है, इसका मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कोलरॉस लॉ लगेगा, कोलरॉस लॉ जब लगेगा, तो कोलरॉस लॉ में भैया आप इसको तोड़ो
तोड़ोगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन में तो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्ट प्लस एसिड माइनस NaCl करोगे तो ये वाला ये निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आपको पूरा का पूरा वैल्यू दे रखा है, सारे वैल्यू को इंडिविजुअल पुट कीजिए बेटा, सारे वैल्यू को इंडिविजुअल पुट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, है ना, ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। सिंपल है, प्लस माइनस का खेल है और कुछ नहीं है इसमें। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इतना एट 0.1 m कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, आपको ये दिया है द मोलर कंडक्टेंस 0.1 m कॉन्सेंट्रेशन इतना दिया है। उसी देखो इस वैल्यू को अगर चेंज कर देता तो दिक्कत आ जाती, 0.1 पे यहां पे 0.1 पे यहां पे मैंने अंडरलाइन किया है, यहां पे 0.1 और यहां पे और कुछ दे देता तो दिक्कत हो जाता, लेकिन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम पे पहले पे यहां पे दिया है मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू दिया है। आप क्या निकाले हो, आप निकाले हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू, ये जो निकाले हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू निकाले हो, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आप अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हो, अल्फा इक्वल टू ऐसे करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना, इक्विवेलेंट ऐसे करके, या फिर आप इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ऐसे करके कर दो तो बात समझ में आ जाती है। यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे करके फॉर्मेट में मैं लिखा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें कंफ्यूजन ना हो, उसके जगह पे वैसे भी लिख सकते हैं एट ए कांस्टेंट, ठीक है, 0.1 मोलर कंडक्टेंस ऐसे करके है तो ये कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे करके करोगे तो 0.8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके एकदम सिंपल सा इसका क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन हम अल्फा पे भी लगाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अल्फा से भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिएगा, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.03 m मिथेनोइक एसिड, ठीक है, मिथेनोइक एसिड इतना है वैल्यू, एंड H प्लस का वैल्यू 350 सेंटीमीटर पर मोल, इसकी वैल्यू ऐसा। दैट मीन्स आपको यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, कोलरॉश लॉ लगाना पड़ेगा, कोलरॉश लॉ लगाना पड़ेगा। कोलरॉश लॉ लगाओगे तो कोलरॉश लॉ क्या बोलता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे प्लस और माइनस, इसी चीज का याद रखे रहना। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, प्लस तो दिया हुआ है और माइनस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको दोनों को ऐड करना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। तो 350 प्लस 55 405 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। अल्फा कैसे निकालते हैं, ऐसे करके निकालोगे। यहां पे पूछा क्या है, यहां पे पूछा क्या है, द मोलर कंडक्टिविटी पूछा है ना, तो ये आप इसको अल्फा निकालोगे। अल्फा 40.5 दिया हुआ है, पीछे देखिए 40.5, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनोइक एसिड इतना है, ठीक है। द डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है आपको HCOH का, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc की वैल्यू, ठीक है। फिर यहाँ पे ये इतना तो निकाले हो, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपकी वैल्यू आ गई, इसको डाले 0.1 आया। अब फिर इसको हो सके तो आप नेगलेक्ट कर सकते हो, बहुत छोटा वैल्यू है, कैलकुलेशन के लिए दिक्कत जाएगी, तो हो सकता है इसको काट भी सकते हो। कितना हो जाएगा, 0.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, या फिर 0.1 इंटू 0.1 कर लो तो 0.01 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 ऐसे हो जाएगा। तो 10 टू द पावर ऑफ -4 हो जाएगा, 3.33 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 हो जाएगा, सिंपल सा चीज़, ठीक है। तो इस टाइप से ये भी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये इस टाइप से ये चीज़ें भी आपके लिए आसान हो जाती है। तो इस टाइप से आपको बेटा कंसेप्ट को समझना है, चीज़ों को खुद से एनालाइज करना है, खुद दिमाग लगाना है और खुद उसको अप्लाई करना है, तो ऐसे ये चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। तो होपफुली ये वाला लेक्चर आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।